बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को तोशाखाना केस में सज़ा हो गई है 3 साल कैद सादा महज और 1 लाख रुपए जुर्माना। अगर जुर्माना अदा नहीं करेंगे तो उन्हें मज़ीद 6 साल कैद की सज़ा भुगतना होगी। छोटी सी सज़ा है 3 साल की। क्या ये फौरी तौर पर मुअत्तल हो जाएगी? कितनी देर तक जेल में रहेंगे खान साहब? और जो दीगर मुकदमात हैं खान साहब के, उन पर इस केस के या इस गिरफ्तारी के इस फैसले के क्या असरात होंगे? इनकी बहुत सारे मुकदमात में कबल गिरफ्तारी जो ज़मानतें हैं वो भी हो चुकी हुई हैं, अबूरी ज़मानतें। उनका क्या बनेगा? और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस लगा हुआ है अब्दुल रज़ाक शर वाला 9 अगस्त को। उसमें भी नोटिस जारी हो गए हुए हैं, बुला लिया है, तलब कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। पिछली पेशी पे उन्हें हदायत की गई थी कि आइंदा पेशी तक आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन आइंदा पेशी पे आपने हाज़िर होना है, यकीनी बनानी है अपनी हाज़िरी। तो उस केस में क्या बनेंगे? और फिर बुशरा बेगम के खिलाफ जो मुकदमा है अल-कादर ट्रस्ट वाला, उसमें क्या बनेगा? और क्या बुशरा बेगम के जो बारे में बातें की जा रही हैं कि जनाब वो वादा माफ गवाह बन जाएंगी, और आज भी बहुत सारे लोगों ने ये कहा है, और चौधरी ने भी ये कहा है कि घर से वादा माफ गवाह बनेंगे। क्या उनका जो मामला है वो वादा माफ गवाही की तरफ चल पड़ा है? ये बहुत सारे पॉइंट हैं इस केस के साथ जुड़े हुए जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान साहब ने 24 घंटों में 2 वीडियो पैगाम जारी किए। एक पैगाम तो वो है जनाब जो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं इनसे, हुकूमत से, पीडीएम से। उसमें ये भी कह रहे हैं कि जो इक़्तिदार में हैं, पीडीएम वाले जो हैं, यानी पीडीएम के सरबराह जो हैं, जिनको ये डीजल के सिवा किसी और नाम से पुकारा नहीं करते थे, अब उससे ये मदद मांगते हैं और कह रहे हैं जनाब मिल बैठ कर बैठे, मुल्क ये ज़रूरत है वक्त की कि मुल्क के मुश्किल हालात हैं और इसमें मिलकर बैठेंगे, कोई हल निकल आएगा, मुल्क को मुश्किलात से निकालने का वो हल निकल आएगा। ये एनआरओ टाइप दरखास्त, ये वही लोग हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब कहा करते थे इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। आखिरी वक्त तक गैर मुल्की जो टीवी चैनल्स हैं उनको जो इंटरव्यू दिया कि मुझे इनके साथ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, असल हुक्मरान तो कोई और है, वीटो पावर तो किसी और के पास है। फौज पे ये चढ़ाई किया करते थे। लेकिन अब इस पैगाम में उन्होंने ये फरमाया कि जनाब खुदादा वास्ते आ जाओ यार, बैठिए बुठिए। उसमें लंदन प्लान पे उनका जिक्र नहीं किया। फिर जब ये गिरफ्तार हो गए, लाहौर से गिरफ्तार हुए ज़ुबान पार्क से, और पीटीआई वालों ने बड़ा शोर मचाया कि जनाब खान साहब कह के गए जनाब मैं मुंह धो के आता हूँ। फिर उन्हें ट्रैक सूट पहना, फिर उन्हें जूता पहना, फिर वो आ गए। लेकिन पुलिस वालों ने फिर भी धक्के शक्के दिए। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि कोई मैन हैंडलिंग नहीं हुई, कोई बदसलूकी नहीं की गई, बस गिरफ्तार किया गया। और मुज़ाहमत पे कोई 38 के करीब जो लोग हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। और बड़ा शोर था जनाब कि पता नहीं क्या हो जाएगा इमरान खान की गिरफ्तारी पे। पहले भी जब गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त तो प्लानिंग की हुई थी ना 9 मई की इन्होंने। वो तो सारी एक प्लानिंग के तहत, एक मनसूबाबंदी के तहत वो हमले किए गए थे। और उसका तो बड़े दूर रस इन्होंने जो नताइज थे वो सोचे हुए थे कि ना फिर तमाम जो फौजी तनसीबात है वहाँ पर हमला होगा, फिर कुछ फौज के अंदर से ही लोग हाफिज साहब से कहेंगे तो साइड से हो जो असी देखते मामले में वगैरह, इस तरह की वो प्लानिंग थी। वज़ीर-ए-आज़म भी कह चुके हुए हैं इस बात पे, इस बात का इजहार कर चुके हैं टीवी बैठ के कि जनाब जो ये तो फौज के अंदर बगावत करवाई थी और मुल्क के खिलाफ बगावत थी, इस तरह की बात उन्होंने की थी, आपको याद होगा। तो और दूसरा पैगाम, एक तो वो पैगाम जारी किया, और एक पैगाम उनके जो ट्विटर अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट, वहाँ से जारी किया गया है वीडियो पैगाम। और वो 3 बजकर कुछ मिनट पर वो उन्होंने अपना पैगाम जो है वो जारी किया। उस वक्त गिरफ्तार हो चुके थे। तो वो जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पैगाम, मेरी गिरफ्तारी मतवक्को थी, चनांचे मैंने ये पैगाम अपनी गिरफ्तारी से कबल रिकॉर्ड करवाया। ये लंदन प्लान पर अमल दरामद का की जानिब एक और कदम है, मगर मैं चाहता हूँ कि मेरे कारकुनान पुरअमन, साबित कदम और मजबूत रहें। हम रब्बुल इज़्ज़त के सिवा किसी के सामने नहीं झुकते। जो अल हक है, ला इलाहा इल्लल्लाह ही हमारा ईमान है। लंदन प्लान नामंजूर।
ये खान साहब का ट्वीट है। लेकिन इसके अंदर जो वीडियो उन्होंने बयान फरमाया है, उसमें उन्होंने ये फरमाया है, जो वीडियो इसके साथ अपलोड की है, उसमें वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने बैठना नहीं है। फिर वही ला इलाहा इल्लल्लाह जो है, आज़ादी की बात, इस्लामी टच देने की कोशिश, इसमें वो कुछ और लबो लहजा, लेकिन वो वाला लबो लहजा नहीं 9 मई से पहले था इनका, चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, निकलेंगे आप, और फिर जब मुझे गिरफ्तार करेंगे, और मुझे जब फौजी कमांडो गिरफ्तार करेंगे, रेंजर्स को ये कह रहे थे, तो फिर कहाँ एहतजाज करते मेरे कारकुन। अब ट्वीट में पुरअमन रहने की बात की गई है, लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों ने बैठना नहीं है। मतलब ये कि निकलो यार, मैंने बचाओ कि रोला चला पाओ। लेकिन कितने लोग निकले हैं, वो मैं खुद लाहौर मुख्तलिफ इलाकों का चक्कर लगा के आया, तो मुझे तो कहीं कोई एहतजाज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल अगर सोशल मीडिया पे हो तो हो। और अब ये हो गए हैं जनाब इसमें गिरफ्तार, और इनको ले गए हैं अटक, बाई रोड लेके गए हैं, लाहौर से गिरफ्तार करते हैं इनको, और इस्लामाबाद की वो मुतलका अदालत है हुमायूं दिलावर साहब की, वो अदालत में वो मौजूद नहीं थे। उन्होंने अपने फैसले में ही ये हुक्म जारी कर दिया IG इस्लामाबाद को कि जनाब इनको गिरफ्तार करें, सज़ा हो गई है, मुलज़म गैर हाज़िर था। और उन्होंने जो वारंट ऑफ कन्विक्शन और जो फैसला था उसकी कापी जो थी फौरी तौर पे फराहम करने का हुक्म दिया था कि जनाब IG साहब को फराहम की जाए। अब ये कहते हैं जनाब वहाँ उधर फैसला हुआ, इधर ये वो, इनको क्या ख्वाब आ गया? बिल्कुल जनाब, ये जब अदालत में केस लगा होता है किसी का और फैसला मुतवक्को होता है, तो दूसरी तरफ इंतजामात पूरे होते हैं दोनों तरह के कि अगर तो वो बरी हो गया तो फिर ठीक है, चुप करके घर चले जाएंगे। अगर अदालत ने सजा सुना दी या जमानत खारिज कर दी तो फिर गिरफ्तारी के इंतजामात पूरे होते हैं। इसलिए उन्होंने अपने गिरफ्तारी के जो भी इंतजामात थे वो मुतवक्को फैसले के मुताबिक उन्होंने किया। तो ये कोई नहीं था कि जनाब उनको कोई गायब का इल्म था या ये था। और ये जो लंदन प्लान वाली बात कर रहे हैं इमरान खान साहब कि जनाब वो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, जैसे नवाज शरीफ को नहल किया गया था, इसी तरह इसको भी नहल करें, इस तरह इसको भी गिरफ्तार करें, इसके साथ भी वही सलूक हो। भाई मेरे, आपको तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, सादा सज़ा हुई है, आम सज़ा, बामशक्कत नहीं हुई, जिसको कहते हैं सज़ा महज, सज़ाए कैद महज, ये वो सज़ा आपको हुई है। उनको तो बामशक्कत सज़ाएं हुई थी। और फिर दूसरा, अगर यही बात है लेवल प्लेइंग फील्ड वाली, अगर इस फार्मूले को मान भी लें, चलो हम इस थ्योरी को, इस पर मैंने ट्वीट भी किया है, तो फिर तो जनाब इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ का कद काठ, सियासी कद काठ इतना बड़ा था कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो है उसके 5 जज बैठे हथौड़े लेके, और एक बड़ा हथौड़ा मारना पड़ा उन्हें गिराने के लिए। साइज इतना बड़ा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, और फिर 5 रुकनी बेंच, वो सजा दे रहा है। सजा क्या दे रहा है? वो पनामा में से अकामा निकाल रहा है, एक नुक्ता निकाल के उसकी बुनियाद पे फिर डिक्शनरी ढूंढ ढांड के फिर उसकी तशरीह की कि जनाब काबिल वसूल तनख्वाह जो वसूल नहीं की गई उसका भी एहसासों में इजहार करना ज़रूरी था। ये इसलिए सादक और उम्मीद नहीं है। और फिर उनके ऊपर निगरान जज एजाज अल एहसन जैसे लोग जो हैं वो निगरान जज के तौर पर बिठाए गए। और फिर जो मुतलका जज थे एहतसाब अदालत के, जिनको रेफरेंस भेजा गया, मोहम्मद बशीर साहब, वो आपका केस भी वही सुन रहे हैं। वो तोशाखाना वाला जो केस है वो वही, उन्हीं के नैब वाला जो मामला है वो उन्हीं की अदालत में चल रहा है ना। वो तो उनको जनाब था कि रोज़ाना की बुनियाद पर हेयरिंग करनी है। जुलाई में इलेक्शन थे 2018, 25 जुलाई को, तो उससे पहले वो कहते हैं नहल होना चाहिए इन दोनों को, बेटी को भी और बाप को भी। और बेचारा सफदर जो है वो बीच में रगड़ा गया। उसका कसूर सिर्फ इतना है, सजा पता किस बात पे हुई उसको, कि उसके बतौर गवाह उस दस्तावेज पर दस्तखत है। उसको भी बेचारे को अंदर तक देता थे, चल भाई तू भी ज़रा जेल दी वाशवा खाया। और फिर जो इनके लोग हैं वो निकले तो है कोई नहीं, लेकिन जहाँ कहीं को निकले हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 2-4 लाहौर से गिरफ्तार हुए हैं, बाकी और कराची से कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा करने आए थे कुछ लोग, वो गिरफ्तार हो गए हैं। और फिर मुराद सईद साहब के जो अब्बा जी हैं, मोहम्मद सईद साहब, वो भी इस बात से गिरफ्तार हो गए हैं। और MPO के तहत, 3 MPO के तहत
उन्हें भी जेल में डाल दिया गया है। वही मोहम्मद सईद साहब जो स्टूडेंट वीज़ा पे बैरून मुल्क गए थे और एयरपोर्ट पर पकड़े गए थे। बहरहाल कहीं कहीं कोई ना कोई निकले हैं लोग, लेकिन वो गिनती के लोग हैं, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, इतने लोग जो हैं वो निकले हैं। और खान साहब शायद ये उम्मीद लेकर बैठे हुए थे कि ये जो पैगाम वीडियो जारी किया है, ये 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं इसको, जो इनका ट्वीट है, इसको देख चुके हुए हैं। तो इसके बावजूद निकला कोई नहीं। घर में एहतजाज किया हो तो किया हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर सड़कों पे कोई बंदा नहीं आया। तो अब जनाब जो खान साहब हैं, ये तोशाखाना वाला जो केस है, इसकी तफसीलात कई भी इलाके में बता चुका हूँ कि ओपन एंड शट केस। बल्कि जो इनके बड़े करीबी थे परवेज़ खटक साहब, जिन्होंने अब अपनी अलग जमात बना ली है, तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने भी ये कहा है कि यार ये तो ओपन एंड शट केस था, हमें बड़ी शर्म आई थी जब हमारे लीडर ने घड़ियाँ बेची थी। तो ये और इंसाफ अदालत का जो फैसला है उसको मानना चाहिए। बहरहाल आगे उनके पास अपील का हक है, अपील करेंगे, ज़रूर करेंगे। ये ना पिछले साल नवंबर दिसंबर से ये केस चल रहा है, ये कोई दिनों में उन्होंने इस केस की हेयरिंग करके नहीं निपटाया है इसको। कभी किसी मामले पे स्टे लेने पहुंच जाते थे, कभी किसी मामले पे स्टे हो जाता था, कभी अदालत रोक देती थी कार्रवाई, कभी हाई कोर्ट रोक देती थी, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे। अभी पिछले चंद दिनों में कितनी दफ़ा जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और वो फिर उसकी जो समाअत हुई है, और कुछ 40 से ज़ायद जो समाअतें हुई हैं, 3-4 दफ़ा पेश हुए हैं। एक दफ़ा तो गिरफ्तार हो गए थे। जब पहली दफ़ा पेश हुए इस केस में, जब फर्द जुर्म लगी है 10 मई को, उस वक्त तो ये गिरफ्तार हो चुके हुए थे, तब हुए थे। इससे पहले एक दफ़ा आए थे ये, और वहाँ से ये अदालत से बाहर से ही, वो कहते थे बाहर से हाज़िरी लगवा लें, और 2 दफ़ा ये बाद में पेश हुए हैं। 24 तारीख को, जब 24 जुलाई को पेश होते हैं, 50 मुकलैन के साथ ही जज साहब ने अपने फैसले में लिखा है, हमायूं दिलावर साहब ने, जिस दिन अदालत में इन्होंने तलकीनी की थी, जज साहब के साथ बदतमीजी की थी, जज साहब ने उस वाक़या को भी अपने फैसले का जो तफसीली फैसला 30 सफ़हात वाला, उसमें उन्होंने उसका भी जिक्र किया है। वो कहते हैं कि ख्वाजा हारिस ने फिर माफ़ी मांगी थी, तो फिर उस हलटबाजी पे मैंने फैसला किया था कार्रवाई का, लेकिन क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांग ली थी ख्वाजा हारिस साहब ने, तो फिर वो मैंने मामला ये छोड़ दिया। इनकी कोशिश ही ये थी कि किसी तरीके से को केस ओपन एंड शट केस, तफसीलात में बता चुका हूँ पहले कई विलाग में। मुख्तसरन ये कि इन्होंने जो घड़ियाँ ली और जो तोहफ़े लिए तोशाखाना से, उनको अपने डिक्लेरेशन में ज़ाहिर करना था। इन्होंने नहीं किए दीदा दनिस्ता, और जो इलेक्शन एक्ट सेक्शन 137 उसके तहत दीदा दनिस्ता जो असासे हैं वो छुपाए जाएँ, वो करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है, और उसकी सज़ा मुकर्रर है उसी कानून के सेक्शन 174 में, और वो 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना। वो जो है फुल डोज जो है वो जज साहब ने उनको दे दी है। अच्छा, इसमें ना मज़े की बात यह है, कल मैंने अपने विलाग में बताया था कि जब एक केस पेंडिंग भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसके बावजूद ये केस जो है इसका फैसला हो जाएगा, ये मैंने बता दिया था। वो कोई तकनीकी और कानूनी निकात की बुनियाद पे मैंने बात की थी, कोई हवा में बात नहीं की थी। और फिर जनाब उसमें जो जज साहब ने एक दिन पहले ये कह दिया था कि जनाब 8 साढ़े 8 बजे आ जाए और फिर उस पर कार्रवाई शुरू करनी है। 8 बजे, साढ़े 8 बजे जज साहब अदालत में बैठे थे, कोई बंदा नहीं आया। 8:35 पे जज साहब ने ये लिखवा दिया कि जनाब जो इस्तगासा है उसके वकला अदालत में मौजूद हैं, नुमाइंदे मौजूद हैं, लेकिन जो ना मुलज़म है ना मुलज़म के वकील हैं, उन्होंने 9:25 तक आगे इसकी समाअत कर दी कि जनाब 9:25 पर फिर देखेंगे इसको, और 9:25 पर फिर बैठे, फिर कोई नहीं आया, और फिर 10:30 बजे फिर बैठे, एक ही दिन में एक बंदे के लिए। तो फिर जो खालिद चौधरी साहब एक वकील हैं, जो एसोसिएट हैं या जूनियर कह लें आप, बैरिस्टर गौहर खान के, जो इमरान खान के वकील हैं, वो अदालत में आते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब ख्वाजा साहब जो है ना वो एहतसाब अदालत में है, ख्वाजा हारिस साहब जो इमरान खान के बड़े वकील हैं। तो वहाँ बुशरा बेगम और इमरान खान की जो ज़मानतों का केस है ना, वो लगा हुआ है पाबशीर के पास। तो वो उन्होंने कहा ठीक है जनाब, फिर इंतज़ार कर लेते हैं। जज साहब ने
اپنے فیصلے میں لکھا کہ میں نے پوچھا یار بتا تو دینا کتنے بجے آئے گا, وہاں سے کتنے بجے فارغ ہوں گے, لیکن وہ پھر کوئی نہیں بتا سکے. پھر 12 بجے پھر سماعت ہوتی ہے, اور 12 بجے وہ جو وکیل ہیں امجد پرویز صاحب الیکشن کمیشن کے, وہ جج صاحب کو بتاتے ہیں کہ جناب میں نے اپنا ایک جونیئر وکیل جو ہے وہ احتساب عدالت میں بھیجا ہے, وہاں سے وہ خود پتہ کر رہا ہے کہ جناب کتنی دیر میں خواجہ حارث احمد صاحب جو ہے وہ فارغ ہوں گے. تو پتہ یہ چلا جو عملہ ہے احتساب عدالت کا, اس نے یہ بتایا کہ خواجہ حارث تو پیش ہی نہیں ہوا, آج وہ تو پیش ہی نہیں ہوئے, عمران خان بھی پیش نہیں ہوا, وہاں تو پیش ہی نہیں ان لوگوں کی ظاہر ہو رہی تھی کاغذات میں. پھر انہوں نے آ کے ہمایوں دلاور صاحب کو یہ بات بتائی, تو ہمایوں دلاور صاحب نے یہ چیز بھی ریکارڈ کا حصہ بنا لی, اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ جناب ٹھیک ہے میں فیصلہ محفوظ کر رہا ہوں, 12:30 بجے فیصلہ سناؤں گا. 12:30 بجے انہوں نے مختصر فیصلہ سنا دیا, اور پھر اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب جو ہیں یہ لاہور سے گرفتار ہو گئے. پھر انہیں سڑک کے ذریعے بائی روڈ لے جایا گیا, میڈیکل شیڈیکل ہوا, اور پھر انہیں اٹک جیل میں بند کر دیا گیا. بی کلاس ملے گی ان کو. وہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان سے مشقت لی جائے گی اور ان کو کال کوٹری میں ڈال دیا جائے گا, جیسا کہ وہ رانا ثناء اللہ کہتے تھے. یہ تو کہتے ہیں رانا ثناء اللہ کو مونچھوں سے پکڑ کے پتہ نہیں کیا کر دوں گا, تو اور یہ اسی اتروا دوں گا پاکستان میں جا کے. ان کے نواز شریف کے جب یہ امریکہ گئے ہوئے تھے اور وہاں یہ کشمیر کا سودا کر کے آئے تھے, اور یہ دیکھیے عجیب اتفاق دیکھیے کہ جناب آج جو استحصال کشمیر ہے, یوم استحصال کشمیر, وہ منایا جا رہا ہے پاکستان میں, اور وہ ان کے دور میں ہوا تھا جب کشمیر کی ریاست جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت جو ہے وہ مودی حکومت نے ختم کی, ان کی پارلیمنٹ نے. وہ 5 اگست کا ہی دن تھا, اور یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اسمبلی میں کہ کیا اب میں حملہ کر دوں. پھر انہوں نے کہا جناب 1 گھنٹہ ہر جمعے کھڑا ہوا کریں گے ہم جناب یکجہتی کے لیے, اور پھر وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکے. یہ تو اپنے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے خان صاحب, ایسا برا حال ہو گیا ان کا. تو پھر جو انہیں سزا ہو گئی. اچھا وہ جو میں بات بیچ میں رہ گئی تھی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں لندن پلان اور لیول پلینگ فیلڈ, وہ اگر دیکھا جائے تو پھر جو نواز شریف تھے نا, اگر یہ برابر ہی سلوک کرنا دونوں کے ساتھ عمران خان کے بقول, تو پھر وہ تو اٹک قلعے میں رہے تھے, اور وہاں سانپ بچھو آ جاتے ہوتے تھے ان کی بیرک میں, اور آپ جیل میں رہیں گے, بی کلاس ملے گی آپ کو, ایک مشقتی بھی ملے گا, اور بھی سہولتیں ملیں گی جو بی کلاس میں ملتی ہیں. اور وہ ان کا تو جو ٹرائل ہے وہ بھی وہیں عدالت لگائی گئی تھی, جو ہیلی کاپٹر ریفرنس نہیں بنایا تھا کہ انہوں نے ان کے خلاف, اس میں ان کو سزا دے دی تھی, اور تو کچھ ملا نہیں تھا اس وقت مشرف کو, تو انہوں نے فوری طور پر ہیلی کاپٹر ریفرنس میں وہاں انہیں بند کیا ہوا تھا, وہاں عدالت لگتی ہوتی تھی. تو آپ تو جیل میں رہیں گے. اور دوسری بات جو میں نے ہتھوڑے والی بات کی ہے کہ جناب ان کو تو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو ہے اس کے 5 ججوں کو مل کے جو ایک انہوں نے اتنا بڑا ہتھوڑا بنایا کہ 5 ججوں نے مل کے اٹھایا, اس سے نواز شریف کو گرانے کی کوشش کی گئی. اور آپ ایک چھوٹی سی عدالت کی چھوٹی سی ہتھوڑی کے ساتھ ہی پھوڑے کے خان صاحب, یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. لندن پلان ہوتا تو آپ کے اوپر بھی اتنے بڑا تھوڑا بچتا, لیکن وہ تھوڑا سا شخصیت کی وجہ سے, شاید ان کا قد بڑا تھا اس وجہ سے, اور آپ کو انہوں نے سمجھا کہ یار یہ تو اسی سے ظاہر ہے جو شرے کا جانور ہو, شرے سے جو شکار ہو سکتا ہے اس کے لیے توپ چلانے کی کیا ضرورت ہے. اچھا اب وہ جو معاملہ ہے کہ باقی کیسوں کا کیا بنے گا, کیا یہ فوری طور پہ باہر آ جائیں گے؟ اب یہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب ان کو سزا ہوگی ہے اور یہ پتہ نہیں 3 سال ہی اندر رہیں گے. یہ اس کو کہتے ہیں شارٹ سینٹینس, چھوٹی سزا, چھوٹی سی ایک سزا ہے. یہ جب اپیل جاتی ہے نا, بہت سارے ایسے مقدمات ہیں جن میں نوٹس دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. عدالت چاہے تو استغاثہ کو یا سرکار کو نوٹس دیے بغیر بھی اتنی جو چھوٹی سزا ہے وہ معطل کر سکتی ہے. اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے, سو موٹو کے ذریعے یہ کام نہیں بنے گا, یہ سیدھی سی بات ہے. سو موٹو لے کے, کیونکہ یہ جوریڈکشن اب جو ہے اپیل کا ان کے پاس حق ہے, اپیل میں جائیں گے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جناب عامر فاروق صاحب, اور یہ میں کافی پچھلے کئی ولاگز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ سے جو غیر معمولی ریلیف خان صاحب کو ملا کرتا تھا کبھی, وہ سلسلہ بند ہو گیا ہے.
वो मेरे ख्याल मामूल के मुताबिक ये लगाएंगे, फिर जनाब नोटिस होगा, फिर बहस होगी, फिर पता नहीं कितने दिन लगते हैं बेल में। अब अगर इनको बेल हो भी जाती है इनकी, तो वो सिर्फ कैद की सज़ा है, वो मुअत्तल होगी, जो उनका जुर्म है वो बरकरार रहेगा। और अगर जुर्म बरकरार रहता है तो नहली भी बरकरार रहती है। वो जो आइन का आर्टिकल है 63(1)H, उसमें ये लिखा हुआ है कि जिस बंदे को 2 साल तक ऐसे अखलाकी गिरावट के किसी कानून में, किसी जुर्म में सजा हो जाए जैसे ये है, तो फिर वो 5 साल के लिए नाअहल होता है। अब नहली का फैसला जो है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये इलेक्शन कमीशन ने जारी करना है। ये क्योंकि इसमें मुद्दई भी इलेक्शन कमीशन था, इसलिए इलेक्शन कमीशन खुद भी ये कार्रवाई जो है ये इस जजमेंट की रोशनी में आगे बढ़ा सकता है। और नवाज शरीफ केस के तनाज़ुर में अगर इस मामले को देखा जाए तो इमरान खान साहब जो हैं, ये पार्टी की जो सरबराही है उसके लिए भी नाअहल हो जाएंगे। नवाज शरीफ की दफ़ा तो उन्होंने कानून में तरमीम कर दी थी ना, उन्होंने ये हिस्सा निकाल दिया था कि अगर कोई असम्बली की अहलियत के ऊपर ना पूरा उतरता हो शराइत के ऊपर, तो वो पार्टी हेड नहीं बन सकता, पार्टी का अहदेदार नहीं बन सकता। ये पहले कानून में था। उन्होंने, उनकी हुकूमत थी नून लीग की, तो उन्होंने ये शिक निकाल दी थी, लेकिन साकिब निसार ने दोबारा अपनी जजमेंट के जरिए ये शिक जो है ये दाखिल कर जजमेंट दे दी थी कि नहीं जी, नहीं बन सकता पार्टी का हेड भी। तो वो जो कानून है, नवाज शरीफ वाला जो फैसला है, वो खान साहब पर भी लागू होगा। अब खान साहब कहते हैं मेरे खिलाफ है 180 केस, और मेरी इतला के मुताबिक कोई 110 के करीब केस हैं खान साहब के ऊपर, जिनमें से मुतअद्दिद में, ज़्यादातर में इन्होंने अबूरी ज़मानत जो है वो मंजूर करवा रखी है। कुछ मुकदमात ऐसे हैं जो खारिज हो गए हुए हैं इनके खिलाफ जो थे, और कुछ मुकदमा, एक आध मुकदमा ऐसा भी है जिसमें इनकी ज़मानत जो है वो कन्फर्म हो चुकी हुई है। अब कानून है वो ये कहता है, जो ज़ाब्ता फौजदारी है, CRPC जिसको कहते हैं, ज़मानत से मुतल्लिक 2 कवानीन, एक है 498 498, वो है कबल गिरफ्तारी ज़मानत, और दूसरा जो है 497, वो ज़मानत बाद गिरफ्तारी से मुतल्लिक है। अब इन सेक्शंस में ये लिखा हुआ है कि हर पेशी पे उसने पेश होना होता है। अगर पेश नहीं होता किसी तारीख पे तो उसकी ज़मानत खारिज हो जाएगी। अब जो भी इनके खिलाफ मुकदमात हैं जिनमें इन्होंने अबूरी ज़मानत करवाई हुई है, वो जिस जिस तारीख को उनकी समाअत होगी, उसी तारीख को वो दरखास्तें जो इनकी हैं वो गैर मौसर हो जाएंगी, मनसूख हो जाएंगी। कानून ये है, अगर उसको किसी मुकदमे में सज़ा हो जाए जैसे इनको हो गई है, तो फिर वो जो अबूरी रिलीफ, अबूरी ज़मानत की समाअत कर रही होती है अदालत, उसका वो इख्तियार ख़त्म हो जाता है कि उसको जेल से तलब किया जा सके। फिर अब जेल से तलब नहीं, इसलिए इनका जो ये केस है ना, ज़मानतें ज़मूनतें, ये सारे ख़त्म। अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इनकी इस केस में ज़मानत हो भी जाती है, तो बाकी केसों में इनकी ज़मानत मनसूख हो चुकी होगी जब ये बाहर आएंगे। तो फिर तमाम प्रोसेस दोबारा, फिर इनको अदालतों तक किसने पहुँचने देना है? फिर झाका खुल गया ना होना, और ये भी देख रहे टेस्टर लग के चेक हो गया कि इन्हें पिछे किन्ने लोग आते हैं। वो फिर हर मुकदमे में अगर 10 दिन का रिमांड मिले तो देखें फिर बात कहाँ जाती है, कहाँ पहुँचती है। तो खान साहब अब काफ़ी लंबे अरसे के लिए ये जेल में रहेंगे, लंबे अरसे के लिए। और फिर इस दौरान बुशरा बेगम जो दरखास्तें देती थी, जनाब मैं एक पर्दादार खातून हूँ, तो मैं अपने महरम के बगैर, यानी शोहर के बगैर पेश नहीं हो सकती, बराह करम मुझे इस्तिस्ना दे दिया जाए, मेरी फ़लाँ डेट दे दी जाए, मेरा शोहर उस दिन मेरे साथ होगा, इस तरह की दरखास्तें देती थी नैब शैब में इधर उधर। तो अब वो दरखास्तों का उनका क्या होगा? अब उन्हें महरम के बगैर ही अदालतों में जाना पड़ेगा। और वो जो बातें हो रही हैं कि घर से ही कोई वादा माफ़ बनेगा, तो इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि बीबी जो हैं जब तनहा निकलेंगी, खान साहब तो तनहा छोड़ नहीं रहे थे ना काफ़ी अरसे से, उन्होंने अपने वकला से भी कहा कि जनाब मैं बीबी में नज़र रख रहा हूँ पूरी। तो अब बीबी थोड़ी सी आज़ाद हो गई हैं और वो फैसले करेंगी अपने साबिक जो ख़ानदान है, अपने बच्चों के साथ, साबिक शौहर और बच्चों के साथ मुशावरत के साथ कोई फ़ैसला करेंगे अगर उन्होंने बाहर रहना है तो। और वैसे ये ना लेवल प्लेइंग फील्ड वाला या लंदन प्लान वाला मामला नहीं है, ये मुकाफ़ात अमल ही है।
بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ کہا ہے یہ مکافات عمل ہے، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں مکافات عملی ہے۔ جب وہ نہل ہوئے تھے نا نواز شریف، تو یہ انہوں نے جو مٹھائیاں کھائی تھیں اور وہ تصویریں جو ہیں وہ شیئر کی تھیں، وہ ابھی تک لوگوں کے ذہن میں ہیں، لوگوں کو یاد ہیں ان کا جو کردار تھا اور جو لب و لہجہ ہوتا تھا ان کا جب جو حکمران تھے اپوزیشن کے ساتھ، چور ڈاکو ڈیزل اس سے کم بات ہی نہیں کرتے تھے۔ اب یہ وہی بھگتیں گے اور جلدی باہر نہیں آنے والے، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔